हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल के पार्ट नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सुबह होते ही मुस्तफ़ा वहां पर आन पहुंचा। नाश्ते की टेबल है, उसने भी सबको ज्वाइन किया, जबकि एक सरसरी नज़र इरम पर बिटारी जो काफ़ी खुशबाश लगी। लुबना बेगम ने उन्हें नाश्ते के बाद रुखसत किया। नदरीन साहब और लुबना बेगम ने इरम और मुस्तफ़ा को शादी का गिफ्ट दिया। एक इन्वेलप था जिसे इरम ने बाद में खोलने का इरादा किया और खुशी से उनका शुक्रिया अदा करती हुई वह मुस्तफ़ा के हमरा घर आ गए थे, जहाँ वजाहत खान बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। मुस्तफ़ा की घोड़ी की वजह से इरम ने आगे बढ़कर वजाहत खान को सलाम किया तो उन्होंने मुस्कुराकर उसका सर पर हाथ रखा। इरम बिना कुछ भी मजीद कहे सुने बगैर कमरे में आ गई थी। अभी उसने इन्वेलप खोला नहीं था कि मुस्तफ़ा कमरे में आया। आज शाम तैयार रहना, एक दोस्त की तरफ पार्टी है, वहां जाना है। इरम को उसकी बात सुनते हुए पतंगे लगे थे। इन्वेलप वहीं एक तरफ छोड़े वो उसके पास पहुंचे। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई मिस्टर एम के, मैं आपके साथ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। इरम उसके दिए हुए ड्रेस को एक तरफ गुस्से से रखती हुई एम के को भी गुस्सा दिला गई। वो उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह क्या हत्या हुआ था और क्या नहीं, लेकिन छुपा कर नहीं, रुखसत करके लाया हूँ तुम्हें। पूरी दुनिया के सामने नकाब किया है, बीवी हो मेरी, और जब जब जहाँ चाह मैं जाऊंगा तुम्हें साथ जाना होगा, समझी तुम। अब जाओ और रेडी हो। एमके के कति अंदाज में मुहातब हुआ और इरम को बागी कर रहा था। आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, मलकियत नहीं आपकी, खरीदा नहीं आपने मुझे जो मेरे साथ जोर जबरदस्ती। अपनी इस जबान को इतना ही खोलो जो बाद में सह सको। मिसिस इरम मुस्तफ़ा खान, नकाह में हो मेरे, बीवी हो मेरी, और सबकी रजामंदी से रुखसत करवा के लाया हूँ, इसलिए ये मलकियत का शोर शराबा बंद करो। तुम वाकई में अब मेरी मलकियत हो। मुस्तफ़ा खान उसकी बातों से बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था, इसलिए वो सब कुछ बोल दिया जो वो नहीं बोलना चाहता था। उसकी बातें सुनते हुए इरम एक पल को सख्ते में चली गई थी। वो क्या कह रहा था? ये एक डील थी जो कभी भी खत्म हो सकती थी, और अब वो उसे कह रहा था कि उसकी मलकियत है। वो कैसी उसकी मलकियत हो सकती है, जबकि डील खत्म होने के बाद उसने इरम के और उसके रास्ते रग हो जाने थे। इरम ने गुस्से से अपना बाजू एम के हाथों से झटका देकर चढ़ाया। नहीं हूं मैं आपकी बीवी, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है हमारे बीच। आपकी हवाश पर यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब आप मुझ पर नकाह को लेकर हक नहीं जता सकते। इरम को एम के का हक मलकियत जताना तय दिला गया था। तुम, वो कुछ कहता उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। मोबाइल को गुस्से से देखता हुआ उसे इग्नोर कर गया और इरम की तरफ मुड़ा। यू नो, जब किसी को औकात से बढ़कर मिल जाए तो ऐसा ही होता है, वो कहकर जाने लगा कि इरम ने उसके बाजू पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। क्या कहना चाहती हैं आप? इरम को इस वक्त उसकी ये बात बहुत ही सहज दिल में खुबी थी। वही जो तुमने समझा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम एम के मिलते, लेकिन अब औकात से बढ़कर मिल गया है ना, तो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। एम के बिना किसी लिहाज के बोलता उसे कंग कर गया। हो गया आपका, बोल ही आपने, तो अब मेरी भी सुने। इरम अकमल शेह ने कभी एम के की हवैश की ही नहीं है, इसलिए खुद को आसमान पर मत समझे, जिसको छूने के लिए इरम ने इन पेपर्स पर साइन किए। दराज से पेपर्स निकाल कर लाते वह हज़ियानी अंदाज में बोली थी। एम के उसके तेवर ही देखे जा रहा था। आप हो क्या? क्या हैं आप? मैं आपकी तलब करूं? इरम ने उसके सीने पर हथेली से दिखा दिया था, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी ना हटा। तुम्हारी इतनी हसीयत नहीं है कि तुम मुझे तलब करो। उसकी कलाई को साथी से दबोचते हुए घुराते हुए बोला। ना चाहते हुए भी बहुत सब के बावजूद इरम की आंखों के रोने भीग गए थे। वो इतनी मजबूत ना थी कि सामने वाले की इतनी ज्यादा तेजी से आ सकती है। और एक बात और, तुम्हारे बाप का नाम वजाहत खान है, ना कि अकमल शेख, इसलिए आइंदा बहुत हो गया मिस्टर एम के। आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ पार्टी में चलूं, तो ठीक है, मैं चलूंगी। खुद को आपकी बीवी की हैसियत से मुतारफ करवाऊंगी, लेकिन बाप की जगह सिर्फ अकमल शेख का नाम ही लिखा जाएगा। आपके अंकल का नहीं, इसलिए उनका नाम मेरे सामने लेना बंद कर दे। मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम चाहे जितना मर्जी इनकार कर लो, लेकिन तुम्हारा बाप वही है। एम के आपकी बात तहम्मुल से बोला। और आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं उन्हें कभी भी अपना बाप तस्लीम नहीं करूंगी। इरम गुस्से और कत्ते अंदाज में कहती कबर्ड से एक ड्रेस लिए हुए चेंजिंग रूम की जाने बढ़ गई थी। यह तो वक्त तय करेगा मिसिस के कौन किसकी हैसियत को तस्लीम करता है। महारानी नहीं हो कहेंगे जो आराम फरमा रही हो, चलो काम पर लगो। सादिया बेगम ने मुलाजमा के हाथ पैगाम भिजवाकर कस्बा को रूम से किचन में बुलवाया और वहां के डेढ़ों काम उसको सौंप दिया। कस्बा बिल्कुल खामोश थी और इसी खामोशी में उसने सिंक का रुख किया जहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। रुके कस्बा, गजाला बेगम ने उसे बर्तनों को हाथ नहीं लगाने दिया था। उनकी आवाज पर बच्चों की अपने रूम में जाए। गजाला बेगम थोड़ा साथी से मुहातब हुई और कस्बा कशो शशो पंज में पड़ गए। कैसे रूम में जाए? वनी में आई है, मुलाजमा की हैसियत है इसकी। सादिया बेगम फिर से आग बगोला हुई थी। कस्बा, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? गजाला बेगम ने सादिया की बात को नजरअंदाज करते कस्बा से कहा तो कस्बा सर झुकाए किचन के दरवाजे के जाने बड़ी। रुको, सादिया बेगम गुस्से से बोली। भाभी,
आप हमारी रस्म और रिवाज के खिलाफ जा रही हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं वनी में आई लड़की की क्या हैसियत होती है। आप उसे सर का ताज ना बनाए। मुझे रस्म और रिवाज का पाठ बताने वाली तुम कौन हो? गजाला बेगम ने माथे पर बात डाले सख्त लहजे में गजाला सादिया बेगम से कहा, मैं वही हूँ जो आप हैं, इस घर की बहू। सादिया बेगम उतरा कर बोली, वो बहू जो वनी में आई? गजाला बेगम ने उन्हें आईना दिखाया तो वो अचानक से उनके बाप पर आंखें फाड़े उनको देखने लगी। ये वो बात थी जिसका ताना आज तक किसी ने उन्हें नहीं दिया था, बल्कि बहुत ही इज्जत प्यार और रुतबे से उन्हें इस घर में एक बहू की हैसियत दी गई थी कि वो खुद भी भूल गई कि वो भी बहुत परसों पहले एक दिन वनी होकर आए थे। क्या हुआ? माजी ने लगता है बहुत जोर का दचका मारा है कि सारे अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। गजाला बेगम सीने पर हाथ बांधे बहुत ही मुतमिन अंदाज में खड़े होते हुए सादिया से बात का सिलसिला जोड़ा। भाभी, वो तिल मिलाई थी। चौधरैन जी चौधरी जहां से कस्बा बीबी को बुला रहे हैं। अभी मजीद कोई बात करता कि मुलाजमा ने आकर उनको चौंकाया। गजाला बेगम ने कस्बा को जाने का इशारा किया तो कस्बा अस्बाब में सहलाती वहां से चले गए। सादिया, उम्मीद करती हूँ अगली बार मेरी बहू से बात करने से पहले सोच लोगे, क्योंकि हर बार मैं लिहाज नहीं करूंगी। साथी से उंगली उठाकर कहती वो सादिया को लाजवाब कर चुकी थी, जबकि उनके दिल में नफरत की एक ना बुझने वाली चिंगारी जल चुकी थी। ईरम तैयार होती हुई इस वक्त सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी। मोबाइल पर बात करता मुस्तफा बुरी तरह से उसका क्यामत हेज हुस्न देखता चौंका था। उसके गंदमी रंग को हल्के फुल्के मेकअप ने चार चांद लगा दिए थे। मेरून कलर की साड़ी में जिसके गिर्द उसने अच्छी तरह से शाल को लिपेटा हुआ था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुनहरी पलके बे इंतहा खूबसूरत लग रही थी कि एम के महवियत से देखता रह गया। आ जाओ बेटा, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मिस्टर वजाहत ने इरम के सर पर हाथ फेरा तो वह रुख फेर गए। एम के गुस्से से आगे बढ़कर मिस्टर वजाहत खान ने नफी में साड़ी लाते उसके कलाई से थमा। जाओ बच्चों, आपको देर हो रही है। उन्होंने तमान्नत से कहा तो एम के उन्हें खुदाफिज कहता बाहर निकला, जबकि इरम ने एक गलत निगाह भी उन पर न डाली और खामोशी से बाहर निकल आई। मिस्टर वजाहत खान माजी में खो से गए थे। आज से 18 साल पहले उनकी जिंदगी से उनकी बेटी और बीवी कैसे निकले थे, वो सब याद करके उनकी आंखें नम हुई थी। पार्टी अपने अरूज पर थी, वो हर तरफ गहमा गहमी थी। एमके के बहुत ही करीबी दोस्त मिस्टर अजीज ने ये पार्टी रखी थी। वेलकम मिस्टर एमके एंड मिसिस एमके, बहुत ही बेसब्री से इंतजार था आपका। मिसिस अजीज ने बहुत ही शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल किया और एमके मुस्कुराते हुए उनसे बगल गिर हुआ। इरम ने धीरे से सलाम किया तो वो मुस्कुरा कर सर असबाब में हिलाते हुए उन्हें एक तरफ लेकर चले गए। अपनी मिसिस से मिलवाओ जो कि इरम के लिए लेडीज की जन्म बढ़े। अपनी मिसिस से मिलवाया जो कि इरम को लेकर लेडीज की जन्म बढ़ी। सभी एमके की बीवी से बहुत ही अदब से मिल रहे थे। इतनी इज्जत पर इरम हैरान थी। यू आर लकी वन, कितनी लड़कियों का क्रश था एमके, लेकिन मंजूर नजर तुम ठहरी। मिसिस अजीज ने मुस्कुराकर कहा, जबकि उनके 2 बच्चे थे और मिस्टर अजीज एमके के एज में से भी बड़े थे, लेकिन एमके उनके दिल से इज्जत करता था और हमेशा बड़े भाई का दर्जा दिया था। उनकी शादी पर भी उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन किसी वजह से वाइफ शिरकत ना कर सकी, इसलिए इरम को अंदाजा ना था। उनसे बातें करते इरम को जरा एहसास न हुआ कि वो गैरों में खड़ी है। हर तरफ से उन्होंने हाथ मदारत की, जबकि किसी की नजरों की तपश को वो मसलसल खुद पर महसूस कर थे। उसे लगा कि एम के है। 1-2 बार उसने एम के की जन्म भी देखा, लेकिन वो कहीं और बिजी था। ओह, तो तुम मॉम मिसिस एम के। अपने कब से जानी पहचानी आवाज सुनती वो चौंक कर पलटी थी और फिर कंग सी रह गई। हैरत नहीं हुई मुझे तुम्हें यहाँ पर देख, तुम जैसी लड़की से यही उम्मीद की जा सकती है। सामने का लड़की आज मौका मिलने पर दिल के अरमान निकाल रही थी। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? मुस्तफा जिससे दूर से ही इरम का चेहरा सुर्ख होता हुआ देखकर फौरन उसकी जानिब बढ़ा और उस लड़की की बात सुनता हुआ नागवारी से बोला। एमके को इस लड़की का तर्ज तहाफत बिल्कुल पसंद आया, इसलिए इसी वक्त टोक दिया। अरे मिस्टर एमके, आप नहीं जानते, आपसे भी छुपाया है उसने। वैसे छुपाना बनता भी है, अपने इश्क मोहब्बत के किस्से कौन सुनाता है, वो भी इतने अमीर शोहर को। विल यू शट अप प्लीज? मुस्तफा की बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी और इरम की आंख से एक आंसू टूटकर गाल पर गिरा था। वहीं उसने फौरन रूह पलटा और वहां से बढ़कर रुक गया। वैसे कमाल है आप, एक कैरेक्टरलेस लड़की। शट योर। मुस्तफा ने उंगली उठाकर वार्न करते हुए सुर आंखों से देखते हुए कहा, अब मुझे अपनी बीवी की इज्जत का सर्टिफिकेट एक नाचने वाले की बेटी से लेना होगा। मुस्तफा के बाप पर एक पल को वहां पर मुकम्मल खामोशी छा गई। बरीरा का दिल चाह के जमीन फटे उसमें समा जाए, उसका पूरा जिस्म लड़खड़ाया था। मिसिस फरहाना, एम के ऊंची आवाज में डरा, जबकि साथ नजर बरीरा पर थे। मिस्टर एम के, माफ कर दें प्लीज। मिसिस फरहाना सर झुकाए हुए वहां पर खड़ी थी। अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा दे कि किसी भी इज्जतदार घराने की बहू बेटी पर उंगली न उठाए, वरना दूसरे के करेक्टर सर्टिफिकेट थमाते थमाते उसकी जात पे सवालिया निशान न ला जाए और सबके सामने एक तमाशा न बन जाए। एम के सख्त तरीन अल्फाज पर सभी को वहां पर साम सूंघ गया था और मिसिस फरहाना ने हाथ जोड़े तो एम के वहां से गुस्से से बाहर निकला। आप ये फैसला सोच समझ के ले रहे हैं ना चौधरी जहां से?
चौधरी की पापा जहाँ से मुस्कुराया। अव्वल तो कस्बा के मामले में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता, लेकिन अगर एक चौधरी की हैसियत से सोचने का इरादा करूं तब भी कस्बा से दस्तबरदार नहीं हो सकता। जहांजेब के वाशगाफ अल्फाज ने चौधरी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। देख लो, वनी में आई लड़की को तुम सर का ताज बना रहे हो। चौधरी फरासत की बहन मरी है और वनी में आई लड़की को सरदारनी के रूप में क्या ये गांव वाले कबूल कर लेंगे? वो भी तब जब चौधरी फरासत अपने दाव बीच खेलेगा। चौधरी ने जहांजेब की तवज्जो असल मामले पर करवाई, जो काफी संजीदा मामला था। अब बेफिक्र रहें दादो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, बस आप वलीमे की इजाजत दें जिसमें पूरे गांव के लोगों को दावतें आम होगी और इसी में कस्बा के लिए सरदारनी का ऐलान भी होगा। आपकी इजाजत चाहिए। जहांजेब ने जिस कदर मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा, चौधरी इनकार ना कर सकी और इजाजत दे दी। जहांजेब ने दादी का हाथ चूमा, खुशी उसके अंग अंग से फूट रहे थे। फाइनली कस्बा उसकी जिंदगी में अब आ रही थी और अब वो उसे दिल से अपनाने वाला था। उनके रूम से निकला तो उसने जनान खाने से कुछ आवाजें सुनाई दी थी। बेहतर उसकी तरफ गया तो किचन में खड़ी खवातीन की बातें सुनता वहीं पर थम गया, लेकिन अपनी वादा के इकदाम से वह खुश हुआ था। अपने कमरे का रुख किया। जाते ही उसने कस्बा के लिए पैगाम भेजा और उसी का इंतजार करने लगा। मुस्तफ़ा पार्टी छोड़ता हुआ बाहर इरम के जन्म आया था। उससे पहले कि वो गेट क्रॉस करती, मुस्तफ़ा ने उसको जा लिया। कहाँ जा रही हो? उसका बाजू थामे अपनी तरफ मोड़ा। छोड़े मुझे। वो भी गुस्से से पलटी, आंखें बेशुमार आंसू से भरी हुई थी। अंदर चलो। मुस्तफ़ा के संजीदा अंदाज में कहने पर वो बढ़ की गए। मिस्टर एम के, मुझे अंदर नहीं जाना, इन घटिया लोगों के बीच तो हरगिज़ नहीं जाना। अपनी जुबान का कंट्रोल करो, सब एक जैसे नहीं होते। ये पार्टी अजीज भाई ने दिया और हम ऐसे नहीं जा सकते। चलो मेरे साथ। मुस्तफ़ा ने इस बार थोड़ा नरमी से कहा, वहां जाकर मैं दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। इरम ने बामुश्किल खुद पर जब्त करते हुए कहा, कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। चलो आओ मेरे साथ। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए अंदर की जानिब वापस कदम बढ़ाए। इरम भी खुद पर जब्त करती हुए उनके साथ अंदर बढ़े और वाकई ही दफा किसी ने भी उसके साथ दोबारा ऐसा मिसबिहेव नहीं किया था जिस तरह से बरीरा ने किया था। और वहां तो बरीरा कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। अंदर आने के बाद इरम को मजीद ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाने लगा, लेकिन इरम फिर भी चुप चुप सी रही। मजीद थोड़ी देर और पार्टी में रुककर वो घर वापसी के लिए निकले, लेकिन इरम की चुप न टूटी। मुस्तफ़ा का उसका यूं खामोश हो जाना सहज चुभ रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो इस लम्हे जिस सिचुएशन से गुजर रही है ये एक फितरी अमल है। मिस्टर अजीज ने उन्हें मजीद रुकने का कहा, लेकिन मौसम के तेवर बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, जिसकी वजह से बारिश हो सकती थी। इसलिए मुस्तफ़ा इरम को लिए हुए घर वापस आ रहा था कि रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। मुस्तफ़ा ने एक नज़र इरम को देते हुए गाड़ी में म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। पहली पहली बार बलिए, दिल गई हार बलिए, रब्बा मनु प्यार हो गया, हाय जीना दुश्वार हो गया। गाने के बोल पर इरम ने पहलू बदला। उसका दिमाग अभी भी बरीरा की बातों में उलझा हुआ था। घर पहुंचे तो बाट ने अच्छी खासी जालथल मचा रखी थी। गाड़ी से बाहर कदम रखा तो एकदम ही मुस्तफ़ा पूजना से बीग गया था। इरम बाहर मत आना, मैं अभी आता हूँ। इरम की फिक्र में बोलता वो अंदर के जाना बढ़ गया। इसी वक्त कोई भी वहां पर नहीं था। जमील मुलाजम ने फौरन आगे बढ़कर सलाम किया। जमील छतरी ला फौरन उजरत से हुक्म सादर किया तो वो भागता हुआ छतरी ले आया। तुम जाओ यहाँ से। मुस्तफ़ा नहीं चाहता था कि कोई भी इरम को भीगा हुआ देखे, इसलिए जमील को भी वहां से रवाना किया। पीछे मुड़ते वो छतरी खोल रहा था कि एक लम्हे को सकते में रह गया। इरम गाड़ी से बाहर खड़ी थी और गार्डन की तरफ वो भी तेज तूफानी बारिश में भीगती जा रही थी। नफी में सांस लाता हुआ गुस्से से आगे बढ़ा कि बुरी तरह से चकरा गया और दीवार का सहारा लेते हुए खड़ा हुआ। ये मुझे क्या हुआ? एमके के सर पर हाथ देता सोचने लगा, लेकिन जब फिर से नजर इरम पर पड़ी तो वो फौरन उसकी जान लपका। इरम क्या हुआ है? इरम क्या हो गया है? मैंने मना किया था ना बाहर नहीं आना, फिर क्यों आई? वो ऊंची आवाज में छतरी खुले बोला, जबकि हवा इतनी तेज थी कि छतरी संभालने नहीं समझ रही थी। इरम उसकी बात पर चुप रही थी और मुस्तफ़ा को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। इरम, वो चिल्लाया तो उसके जिस्म में हरकत हुई। उस वाले नजर से एमके को देखा। तुम पागल हो गई हो? बारिश देखो और अपना भीगना देखो। अंदर चलो। मुस्तफ़ा उस पर चिल्लाया था। नहीं, आप जाएं, मुझे यहीं पर रहना है, प्लीज, मुझे नहीं जाना। वो रो रही थी और रात के पहर वो ऐसी जिद लगाकर बैठी थी जो एमके को सिच कर रही थी। मैंने जो कहा वो सुना नहीं तुमने? अगर अब भी तुम अंदर ना बढ़ी तो मैं अपने तरीके से लेकर जाऊंगा और फिर परवाह नहीं करूंगा तुम्हारे चीखने चलाने के। मुस्तफ़ा ने उसे अच्छी खासी धमकी दी थी और वो लजर रही थी, लेकिन अंदर जाने को तैयार ना थी। अपने गीले बालों पर हाथ फेरता वो अब छतरी को छोड़ चुका था, जो कि उड़कर कहीं दूर चली गई थी। आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में बढ़ गया। वो काम सी गई थी और लाइट की मदम रोशनी में इस वक्त उसे बाहों में उठाए हुए गार्डनर से अंदर कमरे के जाना बढ़ गया। इरम फटी फटी निगाहों से देखती रह गई थी। मुस्तफ़ा, उसकी आवाज में लजरिश थी। वो खुद को मुस्तफ़ा के सीने पर छुपा रही थी। वह बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी।
کمرے میں لاتے اسے فرش پر کھڑا کیا تو اس کے سہارے کھڑی ہوتی ملتجی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ ایرم، کسی بات کو مت سوچو، میں ایم کے ہوں جو تمہیں تمہارے اصل والا تک پہنچا گیا، تو کیا وہ تمہارے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا ہوگا؟ مصطفیٰ نے اسے تسلی کرانی چاہیے۔ مطلب آپ جانتے ہیں؟ بریرہ کو ایرم کو حیرت ہوئی تھی۔ سب جانتا ہوں، بے خبر نہیں ہوں تم سے۔ ایم کے اگر ایک پرفیوم لیتا ہے تو اس کا پورا مکمل بایو ڈاٹا جان کر لیتا ہے۔ یہ تو پھر نکاح تھا، بیوی کا معاملہ تھا۔ مصطفیٰ کی باتوں پر ایرم نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اب ایسے مت دیکھو، کہیں پیار ہو گیا تو روتی رہو گی بیٹھ کے کنٹریکٹ کو۔ مصطفیٰ مذاق میں بات کہتے ہوئے اسے ریلیکس کرنا چاہا اور وہ ہو بھی گئے۔ جاؤ چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لا جائے گی۔ اس کے نازوں سے سراپے کو ساڑی میں دیتا وہ اس کا من بری طرح سے مچل رہا تھا اسے پانے کے لیے۔ دل ہمک کی طرف راغب ہو رہا تھا، لیکن اپنے سر کو تھامے وہ بری طرح سے آنکھیں بند کر گیا تھا اور ایرم سے مخاطب ہوا۔ اسے اچانک سے سر میں شدید درد جاگا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ ایرم خاموشی سے اپنے کپڑے کبر سے لیتے ہوئے باتھ روم کا رخ کر گئے تھے، جبکہ مصطفیٰ بھی چینجنگ روم کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایرم سادہ شلوار قمیض میں باہر آئی۔ ایم کے کہیں نہیں تھا۔ اسی لمحے موبائل پر کال آنے لگے۔ ایرم جو ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی موبائل کو دیکھتی چونکی۔ موبائل ایم کے گھر تھا جو وہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کال بند کر کے دوبارہ آنے لگی اور چینجنگ روم کے دروازے کو دیکھتی وہ آگے بڑھ کر کال اٹھا گئے۔ ابھی وہ ہیلو کہتی کہ آگے سے کوئی بہت ہی تیزی سے بولا، سر آپ نے جو ڈرنک لی تھی نا پارٹی میں، اس میں نشہ آور دوا تھی، اس کا اثر 1 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے، پلیز خود کو سنبھال لیجیے گا اور سب سے دور رہیے گا۔ میں اینٹی ڈاٹ لے کر جلد پہنچتا ہوں، بس میرے پہنچنے تک خود کو سنبھال لیجیے گا۔ اس کا قریبی وفادار آدمی گلفام فکر مندی سے بولے جا رہا تھا، ہیلو سر آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر سے فکر مندی سے بولا، جبکہ ایرم کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا تھا، وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ سر پلیز خود پر قابو رکھیے گا، خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائیے گا۔ ہیلو سر۔ اچانک سے سگنل چلے گئے تھے، باہر بجلی زور سے کڑکی تھی۔ ایرم ایک دم دہل گئے تھے، اسے خوف سا محسوس ہوا۔ کیا ملایا ہوگا اس کی ڈرنک میں کسی نے، اور کیوں؟ ایرم ادھر سے ادھر چکر لگاتی انگلیاں چٹوہا رہے تھے۔ بار بار نظریں ڈریسنگ روم کی طرف اٹھتی جہاں کب سے مصطفیٰ بند ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ باہر نہیں آیا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھی کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ آپ نے بلایا؟ اندر آتے وہ جہاں کو دیکھتی ہوئے بولی، کافی وقت لگا دیا تھا آنے میں، کہاں تھی؟ وہ جو ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا، قصبہ کے پکار پر پلٹتا وہ اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں مخاطب ہوا۔ وہ کچن میں بولتے بولتے وہ ڈھٹکی، آج آپ جلدی آگے؟ قصبہ کو وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگا تھا۔ کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ دھیرے سے قصبہ کے گلے سے دوپٹہ اتارتے طرف رکھا اور قصبہ اس کے عمل سے گھبرا کر نظر جھکا گئے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے کلائی سے اپنی طرف کھینچا تو وہ جھانک کے سینے میں سما گئے۔ مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے قصبہ؟ اس کے چہرے سے بالوں کو کان کے پیچھے راستے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ شرم کے مارے قصبہ ساری نہ اٹھا پا رہی تھی۔ اس کا نازک سراپا اب لرزش کا شکار ہوا تھا، جسے محسوس کرتا جہاں اپنی آنکھیں میچ گیا۔ قصبہ گیو می آنسر، اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ آپ قصبہ کو بولنا ہی محال لگا تھا، جہاں اس کے دل میں گھر کرنے والا پہلا شخص تھا۔ شور کے رتبے پر پہنچ کر وہ اس کے جسم و جان کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس کے گالوں پر جوتا وہ شدت سے اپنے لب پہ وسط کر گیا تھا اور قصبہ اس کے کالر کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے دبوچے دل و جان سے لرز رہی تھی۔ لو یو سو مچ مائی لائف لائن، آئی وانٹ ٹو ہاؤ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ آئی لو یو، پر تمہارے ہونے سے شخص کی سانسیں چلتی ہیں، بہت ضروری ہو سانسوں کی طرح تم میرے لیے۔ جہاں میٹھے لہجے میں دھیرے دھیرے کہتا اس کے چہرے کے ہر نقش پر محبت کی مہر ثابت کر رہا تھا اور قصبہ اس کی محبت پر خود کو بکتا ہوا محسوس کر تھے۔ قصبہ کا نازک وجود اس کی ذرا سی قربت پر بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اسے لیے صوفے پر جا بیٹھا، قصبہ کو گود میں بٹھائے اس کے ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ اس وقت کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ قصبہ نے پلٹ کر اس کو دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ قصبہ کو اس کی حالت عجیب سی لگی اور جہاں سے اپنے دل سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جرم دیکھا، اس کا روح اپنی طرف موڑتے ہوئے اس سے قریب تر کیا۔ جب تک تم پاس ہو میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو کیا باور کروا رہا تھا قصبہ سمجھ نہ سکی۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، بہت بڑا فنکشن ہوگا، 5 گاؤں اکٹھے ہوں گے، جہاں مسز قصبہ جہانزیب کو سردانی بنانے کا اعلان کیا جائے گا۔ جہانزیب نے اس کو دھیرے سے بتایا تو اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ مسٹر جہاں، ونی میں آئی لڑکی سردانی؟ اس نے قصبہ کے نرم گلابی لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے چپ کروایا۔ تم صرف سردار جہانزیب چودھری کی محبت ہو، اس کی بیوی ہو، سب گاؤں کی سردانی، وہ سخت اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ اگر یہ سردانی اپنے سردار کو کوئی حکم دے تو کیا وہ مانیں گے؟ قصبہ نے لاڑ سے تھوڑی اس کے سینے پر جماتے ہوئے محبت سے کہا اور جہاں نے سوالیہ نظر اس کو دیکھا۔ ابھی نہیں، کل بتاؤں گی جب آپ کے لیے خود کو سجاؤں گی۔
शरारत से कहती वो फौरन तेज से उठती हुई बाथरूम में बंद हुई थी। उसके बाप पर जहाँ के लब मुस्कुराए थे। आज आप मिलेंगे सरदारनी से। सभी गांव की खवातीन वहां पर मौजूद थी। सभी को अपनी सरदारनी देखने का बहुत ही शौक हो रहा था, जो इस वक्त घूंघट में थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। जहाँ से मर्दान खाने में था, जबकि कस्बा दुल्हन बनी अंदर जनान खाने में। लेकिन अभी तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, और जहाँ से अब उसकी मनमोहनी सूरत को देखता हराज भी पेश करके आया था। इसी वक्त वो बाहर सब लोगों के साथ मसरूफ था कि एक गोली चलने की आवाज आई। एक पल को सब तरफ सन्नाटा छा गया था। बेइख्तियार नजरें हवेली के अंदरून हिस्से की तरफ उठी। गोली की आवाज नानहाने से आई थी, जहाँ औरतों का एक जमे गफीर जमा था। जहाँ जेब का पूरा वजूद जल्जलों की जर्द में था। कस्बा जहाँ जेब अंदर के जाना पड़ा, जबकि इसी लम्हे मुस्तफ़ा की गाड़ी आकर वहीं पर रुके थे। वो अपनी बीवी इरम के साथ इस तकरीब में शामिल होने गाँव आया था, लेकिन आगे भगम दौड़ मची देखकर वह हैरान हुआ। जहाँ जेब अंदर पहुंचा था, दुल्हन खून में लत पर जमीन पर पड़ी हुई थी, और